गले में रेशमी रुमाल लहरा रहा, बाल उड़ रहे होंगे, आंखों पर मोटा चश्मा हो, लेकिन सभी अरमान धरे के धरे रहे। मैं सड़क के किनारे भौचक्का सा खड़ा, कभी दाएं तो कभी बाएं। स्कूटर पर जिंदगी का लुफ्त ही क्या है। स्कूटर पर आगे युवक, पीछे युवती, युवक के कमर में हाथ डाले हुए, उसकी पीठ पर झुकी हुई, उसकी भी चुन्नी या साड़ी का पल्लू हवा में लहराता। लेकिन स्कूटर चोरी हो गया। मैं लपक लपक कर उस नाटक गृह के मैंने चक्कर काटे। उसके बाद मैं हर एक दर्शकों से पूछने लगा कि मेरा स्कूटर किसी ने देखा, लेकिन सभी तो मेरी तरह नाटक गृह के अंदर ही बैठे। एक मंचले पर नाटक का प्रभाव अभी तक बना हुआ। उसने चहक कर कहा, कहीं मत समझो कि तुम खुद उस पर सवार नहीं, वरना तुम्हें भी चोर उठा ले जाते। दिल्ली के लोगों की बेरुखी मुझे यूं भी साथती रहती है। इस भौड़े मजाक पर मैं और भी खिन्न उठा। आखिर मन मारकर मैं बाहर निकल आया और रास्ता पूछता हुआ इलाके के पुलिस स्टेशन की ओर चला। पुलिस में रिपोर्ट कर दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। पुलिस में रपट लिखवाने के बाद मैं पांव घसीटता और बसों के धक्के खाता। जब मैं घर पहुंचा और घर वालों को सारा किस्सा सुनाया तो पहले तो मैं गहरा सदमा हुआ। फिर वो तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे। पिताजी बोले, मुझसे पूछो तो वहां पर स्कूटर ले जाना ही भूल। हाँ, थिएटरों में दुनिया भर के उचक्के जमा होते हैं। पत्नी बोली, मैं तो समझती हूँ कि स्कूटर को ताला लगाना भूल गए। स्कूटर को ताला लगा हो तो कोई कैसे उठा सकता। फिर सभी को संबोधन करके बोली, मैं तो समझती हूँ कि स्कूटर वहीं कहीं रखा होगा, इन्होंने देखा नहीं। इनकी आंखों के सामने कोई चीज पड़ी हो तो भी इन्हें नजर नहीं आती। इस पर चाचा जी बोले, स्कूटर हमेशा किसी के सुपुर्द किया जाता है? बाहर जरूर कोई रखवाला खड़ा हो। तुम 10 रुपए बचाने के खातिर उसे न जाने कहाँ रख गए। मतलब कि मेरे संबंधियों को ऐसा लग रहा था जैसे स्कूटर की चोरी में ज्यादा हाथ मेरा ही रहा। माँ जरूर बार बार एक ही बात को दोहरा रही थी कि अगर भगवान के घर में न्याय है तो मेरे बेटे का स्कूटर उसे जरूर मिल जाएगा। जो चीज भगवान ने उसके लिए बनाई है वो उसे छोड़ किसी दूसरे के पास नहीं जा सकती। जब मैंने बताया कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा आया तो चाचा जी सिर हिला दिए। अरे तुम समझते हो कि पुलिस तुम्हारा स्कूटर बरामद करवाती? अगर पुलिस इतनी चुस्त होती तो तुम्हारा स्कूटर उठता ही। अब स्कूटर को भूल जा और बीमा कंपनी से अपना मुआवजा वसूल करने की कोशिश करो। बीमा तो करवाया था ना। इस पर पिताजी और चाचा जी के बीच बहस छिड़ गई। पिताजी का मत था कि स्कूटर को बरामद करवाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए, जबकि चाचा जी मानो शताब्दियों के संचित अनुभव के आधार पर कहे जा रहे थे, इससे कुछ नहीं होगा। जल्दी से जल्दी बीमा कंपनी से अपने मुआवजे की रकम वसूल करो। आखिर यही फैसला हुआ कि दोनों बातों की ओर समान रूप से ध्यान दिया जाए। चुनांचे में सुबह के वक्त पुलिस स्टेशन और दोपहर के वक्त बीमा कंपनी के चक्कर काटने लगे। पुलिस वाले बड़ी रुखाई से पेश आए। पहले 1-2 दिन तो मेरे साथ सीधे मुंह बोले, फिर झड़क झड़क कर बोलने लगे, मेरे स्कूटर का कुछ पता चला? मैं दरख्वास्तों की तरह दहलीज पर खड़े खड़े ही पूछता। जवाब में या तो अंदर चुप्पी छाई रहती या रूखी सी आवाज में कोई कहता, अरे मिलने पर खबर कर दी जाएगी। इधर रोज रोज मत आइए। लेकिन एक दिन मैं डरता सा पुलिस स्टेशन के दफ्तर की दहलीज पर पहुंचा। पुलिस इंस्पेक्टर मुझे देखकर बाहर निकला। मेरी टांगें थरथरा गईं। लेकिन उसके चेहरे पर फैली मुस्कान को देखकर मैं दुविधा में पड़ गया। क्या मालूम स्कूटर मिल ही गया हो जो मुस्कुरा रहा है। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया, मुझे अंदर ले जाकर कुर्सी पर बिठाया। अर्दली को आवाज देकर एक ठंडा पानी गिलास का मंगवाया और बोला, हमें आपके स्कूटर की बड़ी फिक्र है, उसे बरामद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मिलने पर मैं खुद आपको इत्तला करूंगा। मैं हवा में उड़ता सा घर पहुंचा।
स्कूटर मिल जाने की खुशी शायद इतनी नहीं होती जितनी इंस्पेक्टर की आत्मीयता भरे आश्वासन से। पिताजी बोले मीठा क्यों नहीं बोलेगा, मीठा क्यों नहीं बोलेगा, उसे ऊपर से जूता पड़ा होगा। बात मेरी समझ में नहीं आई। बाद में पता चला कि जब से स्कूटर खो गया था पिताजी जगह जगह चिट्ठियां लिख रहे थे और एक चिट्ठी निशाने पर चोट कर गई थी। ये चिट्ठी उन्होंने मेरे बहनोई के भाई द्वारा उसके ससुर को लखनऊ लिखवाई थी। लखनऊ में पुलिस का बहुत बड़ा अफसर। ऐसे ही वो चिट्ठियां न जाने कहां कहां लिखवा रहे थे, लेकिन इस आश्वासन के बावजूद स्कूटर कहीं प्रकट होता नजर नहीं आ रहा था। स्थिति वैसी की वैसी रही। हाँ, पुलिस स्टेशन में कम से कम मेरे साथ बोलने तो लगे। यहाँ तो बीमा कंपनी वाले पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे थे। मैं हेड क्लर्क की मेज के सामने दिन भर बैठा रहता, वो तरह तरह की तहकीकात की बात करता और फिर से फाइलों में खो जाता। इस तरह पूरा एक महीना गुजर गया। एक दिन पिताजी ने चाचा जी को डांटते हुए कहा, हाँ, दफ्तरी कार्रवाइयों के सारे बैठे रहोगे तो तुम्हें मुआवजा मिल। फिर मेरी ओर देखकर बोले, डिब्बे में से घी निकालना हो तो टेढ़ी उंगली से निकालता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अगले दिन मैं चाचा जी के साथ चलता हुआ अजमेरी गेट की ओर जा रहा था। वहां से एक आदमी हमारे साथ हो गया और हम आशा अली रोड के बड़े दफ्तर में जा पहुंचे। वहां पर हमें एक पत्र लिखकर दिया गया। इस पत्र को लेकर हम दरियागंज की ओर रवाना हो गए। मेरे दिल में से आवाज उठने लगी कि जरूर कुछ होने जा रहा है। जब कभी भी मेरे दिल में से ऐसी आवाज उठने लगी तो कोई ना कोई घटना घटती। इसके बाद हम एक बड़े से दफ्तर में बैठे थे और हमारे सामने बड़ी सी मेज के पीछे एक मोटा सा आदमी बैठा था। यही मोटा नंदलाल था जिसके लिए हम चिट्ठी लाए थे। मोटे नंदलाल ने अपनी बड़ी बड़ी नमदार आंखों से सामने की ओर देखा और बोला, इनकी ऐसी की तैसी। उसने ऐसे ढंग से कहा कि मेरा दिल बैठ गया और टेलीफोन का चोंगा उठाकर बोला कि मेरे चाचा जी से बोल रहे अगर टेलीफोन पर घिसने के बजाय अगर आप हमारे साथ चले चले तो बेहतर होगा। आप जानते हैं कि बीमा कंपनी वाले। और उसने एक बार फिर से कहा, की ऐसी की तैसी। और फिर से मेरा दिल बैठ गया कि मेरी ओर देखकर बोला, तुम कल मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बीमा कंपनी के दफ्तर में ले जाऊंगा। अगले दिन मैं और मोटा नंदलाल बीमा कंपनी के 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और मेरा दिल धक धक कर रहा था कि कहीं बनता काम बिगड़ ना जाए। कंपनियों के अफसर अपनी जगह बड़े बददिमाग होते हैं और ये आदमी अक्कड़ किस्म का जान पड़ता है। हम ऊपर पहुंचे जहां मैं हेड क्लर्क की मेज के सामने दिन भर बैठा रहता था। वहां मोटा नंदलाल सीधे सीधे डायरेक्टर के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और बोला, इनका स्कूटर चोरी हो गया, सारी बात साफ है, आपने मुआवजा क्यों नहीं देते? डायरेक्टर कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ कि मोटा नंदलाल बोला, मैं साल में 5 लाख का बिजनेस आपको देता हूं और आप मेरे भाई साहब को महीने भर से परेशान कर रहे हैं। भाई साहब फौरन चेक बन गया। अभी मोटा नंदलाल डायरेक्टर के सलाह का जवाब भी नहीं दे पाया था कि ठंडा पिएगा या गर्म, चाय कॉफी लेगा या शरबत शिकंजी, कि वही हेड क्लर्क जिसकी मेज के सामने में दिन भर बैठा रहता था चेक फॉर्म रजिस्टर लेकर अंदर दाखिल हुआ और दफ्तर में 10 मिनट के बाद मैं और मोटा नंदलाल बीमा कंपनी के दफ्तर की सीढ़ियां उतर रहे थे। और भाई साहब चेक मेरी जेब में था और मोटा नंदलाल कह रहा था, अरे इनकी ऐसी की तैसी, मुआवजा कैसे नहीं देते? उस दिन मोटे नंदलाल की मोटी मोटी गर्दन, मोटे मोटे फूले और मोटे मोटे हाथ देखकर मेरा तन मन पुलक रहा। उस दिन घर में घंटों मोटे नंदलाल की चर्चा है। पिताजी ने कहा, रख रखाव से ही काम बनते हैं बटुआ। हाँ, फिर पिताजी एक एक करके उन तीनों आदमियों को अपमान करने लगे। एक जो अजमेरी गेट से हमारे साथ गया, दूसरा जो आसफ अली रोड से साथ में हो लिया था, और भाई साहब तीसरा वो जिसने पत्र लिख कर दिया था। लेकिन इन सब में मोटा नंदलाल तो साक्षात देवता था।
सब नंदलाल की लीला है। मैंने कहा माँ, नंदलाल की नहीं, मोटे नंदलाल की। लेकिन माँ इतनी गदगद हो रही थी कि उन्होंने मेरी बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वो अपनी धुन में कहती रही, सब नंदलाल की लीला है, उन्हें मेरी बेटी को रुपया दिलवाना था तो नंदलाल को निमित्त बनाकर भेज दिया। बीमा कंपनी के दफ्तर की सीढ़ियां उतरते हुए मोटे नंदलाल की मोटी मोटी गर्दन और मोटे मोटे कूल्हे देखकर मेरा तन मन पुलक रहा। सचमुच ऐसी ही पुलकन भक्तों के तन मन में उठती होगी भगवान को देख। माँ ने ठीक ही कहा, क्योंकि इसके बाद जो कुछ हुआ उसे नंदलाल की लीला का ही नाम दिया जा सकता है। जेब में पैसे आ गए थे, हौसले बढ़ गए थे। पहले स्कूटर को खरीदने के लिए 4 वर्ष तक चुपचाप इंतजार करना पड़ा। अब मोटे नंदलाल की कृपा हुई तो अगले दिन ही स्कूटर मिल जाए। लेकिन घर के लोग इस हक में नहीं थे कि मैं स्कूटर लूं। पिताजी बोले, जिसका एक स्कूटर चोरी हो सकता है उसका दूसरा स्कूटर भी चोरी हो सकता है। तुम बस में ही आया जाया करो, तुम इसी लायक हो। मैं खुद भी दूसरा स्कूटर लेने के हक में नहीं था। मेरे दिल का सारा रोमांच एक ही स्कूटर ने खत्म कर दिया था। धक्के तो बस में भी पड़ते हैं भाई साहब, पर जो धक्के स्कूटर को जाने पर पड़ते हैं उन्हें देखते हुए बसों में चढ़ना ही बेहतर था। पर पत्नी गुमसुम रहने लगी। मैं उससे कहीं चलने को कहता तो ठंडी सांस भरकर कहती कि उसका कहीं भी जाने को मन नहीं है। मैं समझ गया कि इसके मुंह को स्कूटर की सवारी का खून लग गया। पत्नियां आमतौर पर रात के अंधेरे में अपने दिल की बात कहती। एक बार ठंडी सांस भरकर बोली, जब से तुम्हारे घर में आई हूँ मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और फिर सिरदर्द का बहाना करके मेरी ओर पीठ फेरी। स्कूटर को खोए लगभग 6 महीने का वक्त बीत चुका और मैं फिर से दिल्ली की सड़कों पर पांव घसीटने लगा था। अचानक पुलिस स्टेशन की ओर से एक विचित्र सा पत्र प्राप्त हुआ। लिखा था कि आपका स्कूटर नंबर TL बरामद कर लिया गया। श्यामनगर की सड़क नंबर 4 के बाबा दयाराम में रखा है। जाकर शिनाख्त कर लीजिए और हमें इत्तला कीजिए कि आप उसे वापस लेना चाहते हैं या नहीं। स्कूटर मिल गया। कमाल हो गया। इसके खो जाने पर इतना अफसोस नहीं हुआ था जितना इसके मिल जाने पर। घर वालों को उस खबर हुई तो सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। माँ ने दुपट्टे के नीचे ही हाथ जोड़ते हुए कहा, सब नंदलाल की लीला है। मैंने पहले ही कहा था कि भगवान के घर अन्याय नहीं है। लेकिन पिताजी में तनिक भी उत्साह नहीं। कहने लगे, अरे अब 6 महीने बाद मिलना है, चोरी का माल है, स्कूटर का रह ही क्या गया होगा? हाँ, उसकी हड्डी पसली हिल गई होगी। इस पर चाचा जी ने सहमति में सिर हिलाया। मेरा दिल धक से बैठ गया। पिताजी और चाचा जी सहमत हो रहे थे, ये शगुन अच्छा नहीं था। अगर उनके बीच झगड़ा चलता रहे तो लगता है कि जीवन स्वाभाविक गति से चल रहा है। पिताजी बोले, तुम स्कूटर वापस नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम तो बीमा कंपनी से मुआवजा वसूल कर चुके हो। मुआवजा का क्या है, वो तो लौटाई हो जा सकता है। और बीमा कंपनी वाले इनकार करते हैं तो मैंने कहा, मोटा नंदलाल जो है उसके रहते हुए इनकार नहीं करेंगे। आखिर फैसला हुआ कि स्कूटर की शिनाख्त करके पहले अच्छी तरह से दिखवा लेना चाहिए। फैसला बाद में करेंगे कि वापस लेंगे या नहीं। हाँ, अगले दिन पुलिस की चिट्ठी रखे मैं श्यामनगर की ओर चला जा रहा था। मन फिर से स्कूटर की सैर के सपने देखने लगा। घर में जो मायूसी छा गई थी वो दूर हो जाएगी भाई साहब। इतने दिनों से एक ही समस्या हो गई थी कि स्कूटर खो गया। वो भाड़ा मुझे नहीं मिल रहा था जिसका पता पुलिस वालों ने मुझे दिया। आखिर स्कूटर को गाड़ी में रखने में क्या दुख थी? हाँ,
पुलिस स्टेशन मुझसे क्यों नहीं रखा गया? फिर मैंने सोचा कि बाड़ा भी पुलिस का ही रहा होगा, जहां पुलिस चोरी का बरामद माल रखती होगी, एक तरह का गोदाम बना रखा होगा। आखिर मैंने बाड़े के अंदर प्रवेश किया। बड़ा सा आंगन था और आंगन के पीछे एक छोटा सा बंगला था। आंगन में 4-5 मोटर और 5-6 स्कूटर खड़े थे। क्या ये सब बरामद का होगा? मैं किसी गलत जगह तो नहीं आ गया? ये तो किसी अमीर आदमी का बंगला जान पड़ता। तभी मैंने पुलिस की चिट्ठी निकालकर पता ध्यान से पढ़ना चाहा कि बंगले की ओर से एक सज्जन आते दिखाई दिए। माफ कीजिए, मैं किसी दूसरे बाड़े की तलाश में हूँ। और मैंने अनायास ही पुलिस का पर्चा उनके हाथ में दे दिया। उन्हें सरसरी नजर से पर्चे की ओर देखा और एक उनका हाथ का इशारा करते हुए बोले, वहां स्कूटर रखे हैं, उनमें से अपना स्कूटर पहचान लीजिए। मैंने उन सज्जन को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या ये पुलिस के अफसर हैं जिन्होंने अपने बंगले में ही बरामद का माल रख लिया है? लेकिन पुलिस के अफसर इतनी ज्यादा हाथों में अंगूठियां नहीं पहनते हैं। लेकिन मैंने सोचा पहनते ही हो। पता लगे वर्दी उतारी तो अंगूठियां चढ़ा ली, और अंगूठियां उतारी तो वर्दी चढ़ा ली। मुझे अपना स्कूटर देखने की उत्सुकता थी। मैं उस ओर घूम गया जहां पर स्कूटर रखे थे। मैं एक ही नजर 5 स्कूटरों को देख गया। इनमें मुझे मेरा स्कूटर नजर नहीं आया। हाँ, एक स्कूटर कुछ मेरे स्कूटर से मिलता जुलता था, लेकिन उसमें बढ़िया सा शीशा लगा था और हैंडल के पास से रेडियो के एरियल की छत ऊपर को उठ रही थी। ये स्कूटर मेरा कैसे हो सकता? तभी वो सज्जन मेरे पास आ गए, बोले, पहचान लिया, यही आपका स्कूटर है ना? इसे मैंने बड़ी हिफाजत से रखा। आपने? क्या मतलब? और मेरे स्कूटर को सहलाते हुए बोले, स्कूटर के हैंडल को सहलाते हुए बोले, ये एरियल तो मैंने बाद में लगवाया था। मैकेनिक कहने लगा कि स्कूटर पर एरियल नहीं लग सकता। मैंने कहा ऐसी की तैसी, लगता कैसे नहीं? साला ये भी उसी लहजे में बोल रहा था जिसमें मैंने मोटे नंदलाल को सुना था। क्या बेसभी लोग जिनकी हाथों की अंगुलियों में अंगूठियां दमकती हैं, एक जैसे लहजे में बोलते हैं? सबकी ऐसी की तैसी करते फिरते। आखिर ये आदमी है कौन? मेरे स्कूटर के बारे में इतने अधिकार से कैसे बात कर रहा है? मैंने कहा ये सभी मोटरें और स्कूटर आपके आपके हाथ की सफाई। मैं इतना कह ही पाया क्योंकि सूट बूट वाले आदमी का मुझ पर रौब सा जाता। इसके तो हाथों की उंगलियों की अंगूठियों में नगीने चमक रहे थे और कमीज के नीचे सोने की चेन थी। मेरा सिर चकरा रहा था यार ये आदमी चोर कैसे हो सकता है? ना इसकी बगल में छुरा, ना दाढ़ी मूंछों के बीच चमकते खूंखार दांत, और दिन दहाड़े अपने मुंह से मुझसे कह रहा है कि तुम्हारा स्कूटर मैंने उठाया। अली बाबा का भाई कासिम चोरों की गुफा में गया और वहां से जिंदा नहीं लौट पाया था। ये सारा मेरे साथ इस तरह बतिया रहा है जैसे मेरा मौसेरा भाई। आखिर तुम्हारा क्या ये सभी मोटरें और स्कूटर आपके हाथ की सफाई? इतना कह ही पाया। उसने कहा और क्या? मानो कह रहा हो कि हम उठाएंगे तो क्या एक ही स्कूटर उठाएंगे? क्या आप ही ने? मैं इतना कह ही पाया। वो मुझसे फिर से मेरे स्कूटर को हैंडल को चलाते हुए बोला, ये शीशा तो इस पर मैंने बाद में लगवाया जब मैं भाई साहब जो है वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहा था। आप वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे? वो बोला, वैष्णो देवी का दर्शन करने गया था। इलाका बहुत पहाड़ी है ना। घर वाले बोले कि हम तुम्हें स्कूटर पर नहीं जाने देंगे, पर मैं नहीं माना। मैंने कहा देवी की कृपा होगी तो कुछ नहीं होगा। और फिर तनिक धर्मपरायण व्यक्ति की तरह गदगद होकर कहा उसने, बोला, साल में एक बार तो देवी का प्रसाद मिलना ही चाहिए। मैंने कहा मेरे स्कूटर पर कोई और भी तीर्थ यात्रा की है? लेकिन उसने मेरी बात को सुना अनसुना करके
फिर से मेरे स्कूटर को चलाने लगा और बोला इसको तो मैंने बड़ी हिफाजत से रखा है। हालांकि मैं स्कूटर की सवारी ज्यादा पसंद नहीं करता। मैंने कहा बेशक जिसके पास इतनी मोटरें हो, जिसके पास इतनी मोटरें हो, वो स्कूटर की सवारी क्यों करेगा, बताइए भाई साहब। मुझे लगा साला मैं उसकी चापलूसी करने लगा। अच्छा, पुलिस वालों ने पूछा है कि मैं अपना स्कूटर वापस लेना चाहता हूँ या नहीं, आप क्या सोचते? उसने कहा ले लो ले लो ले लो, इसका इंजन बहुत अच्छा है और इसे मैंने बड़ी हिफाजत से रखा है, लेकिन ये मुझे मिलेगा कैसे? बोला इसकी सुपुर्दगी तो पुलिस वाले ही करेंगे। आपने तो बीमा कंपनी से मुआवजा ले लिया है ना। आपको कैसे मालूम कि मैंने मुआवजा ले लिया है? उसने कहा इतनी खबर तो रहती है ना भाई साहब। पहाड़ी में लौटते हुए मन मन सोच रहा था यार माजरा क्या है? ये आदमी अपने मुंह से मुझसे कह रहा है कि तुम्हारा स्कूटर मैंने उठाया। पुलिस ने पर्चा देकर मुझे इसके घर भेजा है और उसकी पेशानी पर से करी। क्या चोर भी सबके सामने कबूल करते उन्होंने चोरी? अगले दिन मुझसे ना रहा गया, मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से पूछ लिया, एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, जिस आदमी के बारे में मेरा स्कूटर रखा था उसने मेरे सामने कबूल किया कि स्कूटर उसी ने उठाया था, बल्कि और बहुत सी गाड़ियां उसी ने उठाई थी, फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे इस नजर से देखा जैसे बाप अपने नन्हे से बच्चे का बचकाना सवाल सुनकर उसे देखता है। अच्छा बेटा, आपसे खुद कहा है उसने? जी। कोई गवाही है आपके पास? मगर मैं खुद कह रहा हूँ उसने मुझसे खुद कहा है। आप सच बोल रहा है, मगर कोई गवाही है आपके पास? पुलिस ने खुद पर्चा देकर मुझे उसके घर भेजा है। पुलिस ने खुद उसके यहाँ से गाड़ियां बरामद की है। पुलिस इंस्पेक्टर बोला हाँ हमने उसी के यहाँ से गाड़ियां बरामद की हैं। फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? पुलिस इंस्पेक्टर बोला पकड़ा था लेकिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब मुकदमा चलेगा, पुलिस पकड़ सकती है, लेकिन सजा तो नहीं दे सकती। सजा देना तो अदालत का काम है। अब अदालत में मुकदमा पेश हो। मैंने कहा पर उसे छोड़ क्यों दिया गया? तो इस पर इंस्पेक्टर हंस पड़ा। बोला आप स्कूटर चलाते हैं, कानून कभी ऐसे भी चलता है। कानून कानून है। कानून में उस वक्त तक वो आदमी बेकसूर है जिस वक्त तक उसका कसूर साबित नहीं हो जाता। और मेज पर उंगलियों के पपोटे बजाने लगा और अपने इस विलक्षण वाक्य का प्रभाव मेरे चेहरे पर आगने लगा। बोला अदालत में आपको भी बुलाया जाएगा, आपकी भी गवाही होगी, अदालत तहकीकात करेगी, पुलिस मुकदमे की पैरवी करेगी। कानून कानून है। नादिर शाही तो नहीं कि बादशाह ने जिसका सिर चाह कलम करा दिया। कानून कानून है। पुलिस स्टेशन से निकला तो मुझे लगा कि मैं किसी मंदिर में से निकल रहा। दिमाग के अंदर न्यायप्रियता और प्रजातंत्र का संगीत हुआ। उस वक्त तक वो आदमी बेकसूर, जिस वक्त तक उसका कसूर साबित। वाह वाह, उस वक्त। और फिर मैं हंस कर उठा। फिर मेरी आंखों के सामने वैष्णो देवी के उस भक्त का चेहरा घूम गया। फिर मैं असमंजस में पड़ गया, ये क्या कहती है? तो पुलिस उससे माल बरामद करती है और कहती है चोर है। चोर खुद निराले में कह रहा है उसने चोरी की है और पुलिस कहती है साबित करो उसने चोरी की है। खैर मैंने बीमा कंपनी को उसके मुआवजे की रकम वापस कर दी, स्कूटर को घर ले आया। वैसे गले में रेशमी रुमाल आ गया, आंखों पर मोटा चश्मा लगाया और बीवी को पीछे बिठाया और दिल्ली की सड़कों पर सैर करने निकल गया। मारो गोली कानून जाने कानून का बाप, हमारी चीज हमें मिल गई। स्कूटर भाई साहब एकदम तैरता सा चलता था।
उसकी सुरताल में बिल्कुल अंतर नहीं आया। तीर्थयात्री ने सचमुच इसकी अच्छी देखभाल की, लेकिन अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। अब वो स्कूटर नहीं है। अब मेरी बीवी मेरी कमर में हाथ डालती है तो संभल कर बैठ खाने की, और बात करती है तो ऐसे लगता है जैसे भाई साहब जैसे हुक्म दे रहे। लेकिन वो सुख क्या जो दिल्ली में 2 दिन से ज्यादा निर्विघ्न चलता रहे। एक और पर्चा आया। अब की बार अदालत की ओर से था कि अमुक दिन प्रातः 10 बजे 30,000 में हाजिर हो जाओ, और साथ में स्कूटर का लाना जरूरी। मेरे मन में खींच उठी। जिन दिनों स्कूटर मिला था उन दिनों मेरी दिलचस्पी चोर में, अदालत में और इंसाफ में। साला अब तो स्कूटर भी वैष्णो देवी की चढ़ाई भूल चुका है, अब मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैं फिर भी हाजिर हो गया। मैंने सोचा कि साला मेरी दिलचस्पी इंसाफ में ना हो, अदालत की दिलचस्पी तो इंसाफ में है। कचहरी में पहुंचा तो वहां आदमी ही आदमी। दीवारों पर आदमी, खिड़कियों में आदमी, दरवाजों में आदमी, फर्श पर आदमी, लेटे आदमी, अधलेटे आदमी। भाई साहब वहां इतने आदमी मौजूद थे, इतने आदमी मैंने किसी मेले ठेले मजले जुलूस में नहीं देखे थे। और सभी किसी की राह देख रहे थे। बताए किसकी राह देख रहे थे? किसकी राह देख रहे थे? इंसाफ की। अदालत के कमरे के पास से गुजरा तो किसी की ऊंची सी आवाज सुनाई दी, मूलराज बल हुक्म चल। और तो आदमियों की गांठ को चीरता हुआ कोई मूलराज हड़बड़ाकर उठा और अदालत के कमरे में पहुंच गया। जिस जगह मूलराज बैठा था उस जगह दूसरा कोई मूलराज चिपक कर बैठ गया था, और आदमियों की गांठ फिर से बंद हो गई थी। मैं भी साला ऊंचा कुचक के कमरों के नंबर पढ़ रहा था। आखिर में कमरा नंबर के बाहर पहुंचा। उस दिन के मुकदमों की सूची लगी थी। सूची में मेरा नाम नहीं था। जब कभी भी किसी सूची में मेरा नाम ना हो मेरे दिल को धक्का लगता है। मैं सोचता हूं यार मुझे इस काबिल नहीं समझा गया कि सूची में मेरा नाम दिया जाए। जब से दिल्ली में रहने लगा हूं सूची में अपना नाम देख पाने की ललक उत्तरोत्तर बढ़ती रही है। भले ही चोरों की सूची क्यों ना रही हो, नाम तो सलाह होना ही चाहिए। फिर मैंने सोचा कि सूची में मुजरिमों का नाम होगा, मेरा क्यों होगा। मैं अदालत के कमरे में पहुंचा। वहां पर एक ऊंची सी मेज के पीछे मोटा सा चश्मा लगाए मजिस्ट्रेट साहब बैठे थे। उनके सामने 4-5 पुलिस वाले थे, 5-6 वकील थे, 4-5 आदमी थे, और मेज पर फाइलों का अंबार लगा हुआ था। और उनकी कड़क आवाज थी, ये आदमी इधर क्यों घूम रहा? और इशारा मेरी ओर था। मैंने कहा यार एक्सीलेंसी, दरअसल मेरा स्कूटर चोरी हो गया था, उस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। भाई साहब यार एक्सीलेंसी का कहने का सच हुआ। किसी जमाने में मुझे बुजुर्ग ने नसीहत दी थी कि सिपाही को सिपाही कहकर मत बुलाओ, हवलदार कहकर बुलाओ, और हवलदार को थानेदार, और थाने इससे हाकिम जो है नरम पड़ जाता है। मैंने भी यार एक्सीलेंसी कहा तो मजिस्ट्रेट के चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ गई और बोले, कौन सा मुकदमा है ये? सरकारी वकील बोला, हुजूर ये मोटरों की चोरी वाला केस है, मगर हुजूर ये आज मुकदमा पेश नहीं होगा। मुजरिम के वकील ने दूसरी तारीख दी जाने की दरख्वास्त दी है। मजिस्ट्रेट ने कहा क्यों? गवाह पेश नहीं किए जा सके हुजूर? बोले हाँ ओके, और मेरी ओर देखकर बोले, आज आप तशरीफ ले जाएं, अगली तारीख आपको इत्तला कर दी जाएगी। मैंने चैन की सांस ली। जब कभी भी बात टल जाए तो मैं चैन की सांस ली। और
विशेषकर सरकारी मामला हो। तभी मुझे याद आया कि अगली तारीख पर मुझे फिर से पेश होना। तभी मैं घूम फिर कर फिर से अदालत में पहुंच गया। मैंने कहा यूर एक्सेलेंसी, दरअसल मेरा स्कूटर चोरी हो गया था, मुझ पर कोई मुकदमा नहीं। उन्होंने कहा आपको भी इस मुकदमे में बयान देना। मैंने कहा हुजूर बयान तो मैं पहले दिन ही पुलिस को दे दिया था। उन्होंने कहा वो पुलिस को दिया गया था, अब तुम्हें अदालत में बयान देना। मैंने कहा यूर एक्सेलेंसी, दरअसल मेरा आज ही बयान ले दिया जाए तो। वो गुस्से से बिगड़ उठे, बोले मैं और काम छोड़ दूं? हाँ, आज ये मुकदमा पेश नहीं होगा। तभी मेरी कोयनी पर किसी ने झटकारा दिया। नाटे से कद का मुंशी था, बोला मजिस्ट्रेट से जिरह नहीं करते, आप अगली तारीख को आ जाइए भाई साहब, मैं आपको जल्दी वारिक करवा दूंगा। मैं बाहर आया, स्कूटर को किक लगाई, घर के लिए रवाना हो गया। अगली तारीख 3 महीने बाद थी। मैं फिर से स्कूटर दौड़ाता हुआ अदालत पहुंचा। पता चला कि आज चोर किसी दूसरे मुकदमे पेश होने गया। वक्त पर आ गया तो मुकदमे की कार्रवाई शुरू होगी, नहीं तो अगली तारीख दे दी जाएगी। मैंने कहा यार ये क्या बात है। मैं फिर से एक्सीलेंसी के सामने जा खड़ा हुआ। मैंने कहा दरअसल एक्सीलेंसी मेरा स्कूटर चोरी हो गया। बोले क्या क्या मामला है? तभी सरकारी वकील ने बताया कि ये मोटरों की चोरी का केस है। उन्हें केस याद हुआ यार, और उन्होंने इस बात की इजाजत दे दी कि मैं अपना बयान लिखवा सकूं। ऐसा मुझसे हाई गलती हो गई। मैं चोर को चोर कह बैठा। मैं अपने बयान में ये भी कह बैठा कि सचमुच चोर ने मुझे बताया था कि वो मेरे स्कूटर पर वैष्णो देवी गया। इस पर चोर का वकील चिल्ला उठा, माय लॉर्ड, ये अदालत की तौहीन है। ये आदमी मेरे मुवक्किल को चोर कैसे कह सकता है? तभी मजिस्ट्रेट ने अपनी उंगली उठाते मुझे कहा, तुम तथाकथित मूल्य कह सकते हो। मैंने कहा हुजूर मैं ये अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं, सचमुच मुझे चोर ने बताया है कि वो मेरे स्कूटर पर वैष्णो देवी भी गया। इस पर चोर का वकील चिल्ला उठा, माय लॉर्ड, ये अदालत की तौहीन है। इसमें मजिस्ट्रेट बोले अपनी तर्जनी को पिस्तौल की तरह मेरी छाती पर दागते हुए बोले, मैं तुम्हें अदालत की तौहीन के जुर्म में हवालात में बंद कर सकता हूं, तुम सीधे सीधे अपना बयान लिखवाओ। तभी मेरी पूनी पर किसी ने झटकारा दिया। नाटे से कद का मुंशी था, बोला लिखवाइए साहब लिखवाइए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे वो तारीख याद नहीं आ रही थी यार, जिस दिन मैंने पुलिस को बयान दिया था वो जरूर यहाँ फाइल में मौजूद होगा। और इस पर सरकारी वकील चिल्ला उठा, आप फाइल नहीं देख सकते। तभी मेरी पूरी पर फिर से किसी ने झटकारा दिया, बोले लिखवाइए लिखवाइए, लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे मैं साला, मुझे वो तारीख याद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मैंने गलत बयानी करवा दी तो मुझे ही हवालात में ना भेज दें। हाँ जैसे जैसे मैंने बयान लिखवाया, भाई साहब लिखवाते लिखवाते मेरा पसीना छूट गया। मैं फिर से एक्सीलेंसी के पास गया। मैंने कहा हुजूर मैंने बयान लिखवा दिया है। बोले स्कूटर लाए हो? मैंने कहा हाँ बाहर रखा है। बोले अगली पेशी पर गिरी। अगली पेशी मैंने तो बयान लिखवा दिया है। बोले हर पेशी पर स्कूटर का लाना जरूरी है। फिर तनिक ढीले पड़कर बोले, अगर बिटुआ तुम नहीं ला सकते तो किसी ड्राइवर के हाथ भेज दो। मैंने कहा योर एक्सीलेंसी, स्कूटरों के ड्राइवर नहीं होते। इस पर मजिस्ट्रेट बिगड़ उठे और बोले हर पेशी पर स्कूटर का लाना जरूरी है। और सरकारी वकील से बोले से लिखवा लो किसका स्कूटर यहाँ पहुंचाया जाएगा। मैं बाहर आया, स्कूटर को किक लगाई, घर के लिए रवाना हो गया। अगली तारीख 3 महीने के बाद आई। मैं फिर से स्कूटर दौड़ाता पहुंच गया। उसके बाद फिर 3 महीने के बाद तारीख आई। मैं फिर से स्कूटर दौड़ाता पहुंच गया। फिर से उसके बाद 3 महीने के बाद तारीख आई। मैं फिर से स्कूटर दौड़ाता पहुंच गया। हाँ फिर से लगातार 3 साल से पेशियां चल रही। एक बार ऐसा पता चला कि मजिस्ट्रेट बदल चुके हैं। एक बार पता चला कि अदालत बदल चुकी है। 30 हजारी के स्थान पर मुकदमे की पैरवी पार्लियामेंट स्ट्रीट की अदालत में होने लगी है। लेकिन इन सालों में केवल चोर 1-2 बार ही देखने को पता मिला है। एक बार पता चला
कि वो कचहरी में किसी को शहादत देने गया। एक बार पता चला कि शहर में नहीं है, वैष्णो देवी की यात्रा पर गया है। नाट्य मुंशी ने मुझे बताया, बोला भाई साहब उसका रहना इतना जरूरी नहीं है जितना आपके स्कूटर का रहना जरूरी है या उसके वकील का रहना जरूरी है। मुकदमा बराबर अभी भी चल रहा है। इस बीच मेरी कनपटियों के बाल सफेद हो चुके हैं। इस बीच मेरी बीवी 2 बच्चों की मां बन चुकी है। 3 अदालतें बदल चुकी है, 2 सरकारें बदल चुकी है, लेकिन अभी तक मेरे स्कूटर का सही तौर पर पता नहीं चला। तहकीकात बराबर जारी है। अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। मेरा स्कूटर वो स्कूटर नहीं रहा। चलते चलते खराब हो जाता है, खांसने छींकने लगता है, किक पर किक मारो, चलने का नाम नहीं लेता। अब मैंने जो है गले में रुमाल बांधना छोड़ दिया। मैं हवाखोरी के लिए नहीं। चला परसों पेशी थी, स्कूटर ने चलने से इनकार कर दिया। मैं किक पर किक मारी। मैंने अपने 2 दोस्तों से धक्का लगवाया, लेकिन चलने का नाम नहीं लिया। मैं एक मैकेनिक के पास ले गया तो बोला साहब गाड़ी ओवरहाल मांगती। मैंने उसे कचहरी का वास्ता डाला। मैंने कहा भाई साहब अगर वहां वक्त पर नहीं पहुंचा तो मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वो बोला बोला आप हर बार यही कहते हैं। खैर स्कूटर भले ही चलने से इनकार कर दे, अकेला चलता हूं तो सचमुच चलने लगता है। खैर मैंने फिल्मिस्तान सिनेमा घर से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट की अदालत तक 5 किलोमीटर का रास्ता हम मेरे और मेरे स्कूटर ने चलकर ही तय किया। वहां पर अदालत में पहुंचते हुए मैंने मजिस्ट्रेट साहब को पसीना पहुंचते हुए कहा, बोले स्कूटर ले आए? मैंने कहा जी साहब बाहर रखा है। ये 5वें मजिस्ट्रेट है जो इस मुकदमे की देखभाल कर रहे हैं। बार बार आने के कारण मुझे पहचानने लगे और मुझे देखकर ही अगली तारीख दे देते। मैंने कहा हुजूर मेरा स्कूटर इस हालत में नहीं है कि अदालत तक पहुंच सके। तो बोले किसी छकड़े या तांगे पर रखकर ले आया करो। हाँ? छकड़े पर तो स्कूटर आसानी से रखा जा सकता है। मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसी दिन मैंने एक छकड़े पर मरे हुए भैंसा को ले जाते हुए देखा था। मैंने सोचा साला भैंसा लादा जा सकता है तो मेरा स्कूटर भी लादा जा सकता है। मैंने कहा हुजूर मुझे एक बात की चिंता है, अगर इस बीच मेरे स्कूटर ने दम तोड़ दिया, इसकी मृत्यु हो गई, मर गया, कुछ भी हो गया, तो इस तहकीकात का क्या होगा? मजिस्ट्रेट सोच में पड़ गए और बोले तहकीकात बराबर जारी रही। मैं बाहर आया, स्कूटर को किक लगाई, जवाब न दारा। मैंने फिर किक लगाई, फिर भी जवाब न दारा। फिर उसके बाद एक किक लगाता, लेकिन स्कूटर चलने का नाम नहीं लेता। इसी बीच अदालत लंच के लिए उठी, सामने से कार गुजरी, मजिस्ट्रेट साहब की कार थी। इसके बाद एक और कार गुजरी, ये नाट्य मुंशी की कार थी। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया। मैंने कहा भाई साहब, और मेरी किकें जारी रही। तभी एक कार आकर रुकी, चमकती काले रंग की कार। उसमें एक आदमी बैठे ही बैठे बोला, अरे भाई साहब, अरे स्कूटर चल नहीं रहा है, परेशान कर रहा है। ये दयाराम था, मेरे स्कूटर का चोर। साला 1-2 बार ही अदालत में देखने को मिला है। उस कार में बैठे ही बैठे बोला, अरे क्या हालत बना रखी है यार, कितना बढ़िया स्कूटर हुआ करता था। और फिर थोड़ी सद्भावना से बोला, ये स्कूटर वैष्णो देवी की पूरी चढ़ाई चढ़ गया था। ये मशीन है आखिर भाई साहब, मशीन की देखभाल नहीं करोगे तो मशीन तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगी। उसके इन वाक्यों को मैंने सुना तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा दयाराम जी, एक परेशानी
लाश को उठाकर अब लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसको लाना बड़ा मुश्किल हो गया। बोला बोला पहले क्यों नहीं कहा? हाँ, पहले क्यों नहीं कहा? परेशान होने की बात नहीं है, चिंता मत करो, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। बोला इन लोगों की ऐसी की तैसी। उसने ऐसे कहा, गाड़ी में बैठा और बोला अरे हो जाएगा, इन सबकी ऐसी की तैसी। उसने ऐसे कहा, मैंने कहा दयाराम कह रहा तो हो ही जाएगा। बस भाई साहब ठीक से उसका थैंक यू भी नहीं कर पाया और वहीं अपने स्कूटर के बगल में